हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, जो कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है और वो किस तरह से जो है कोऑर्डिनेट करता है। हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन सिस्टम्स हैं, तो उनके जो फंक्शन हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलते रहें ताकि होम्योस्टैसिस जो है वो मेंटेन रहे। तो ये जो काम है कोऑर्डिनेशन का, ये करता है हमारा जो नर्वस सिस्टम है, यानी जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, उसका ये काम होता है कि सारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं और जो ऑर्गन सिस्टम है उनको एक साथ जो है उनका नियमन करे और जैव स्थिरता की अवस्था जो है वो बनाए रखे। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फिज़िकल एक्सरसाइज करें, तो उसके लिए हमारी बॉडी को जो है एनर्जी की डिमांड होती है और उसके लिए जो है जो मस्कुलर एक्टिविटी है उसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे इंक्रीज़ होगी कि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, हार्ट बीट हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी और जो ब्लड फ्लो है वेसल्स में वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये सारी जो कंडीशन होती है जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, और जैसे ही हम फिज़िकल एक्सरसाइज रोक देते हैं तो हमारी जो एक्टिविटीज़ है बाकी की सारी, जैसे नर्व एक्टिविटीज़ है, लंग्स, हार्ट, किडनी, ये सब वापस जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये सब होता कैसे है? ये जो कोऑर्डिनेशन है ये जो है कौन करता है? तो ये जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो, और एंडोक्राइन सिस्टम जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ये दोनों मिलके जो है ये काम करते हैं एक साथ में, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का। जो नर्वस सिस्टम है वो हमें प्रोवाइड कराता है एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है यहाँ पे फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। और एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें कि हार्मोन्स हैं जो कि केमिकल होते हैं, इनके थ्रू जो है ये फंक्शन जो है परफॉर्म किया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे तंत्रिकीय तंत्र, मानव का तंत्रिकीय तंत्र इस वीडियो में। जो सभी प्राणी हैं उनका तंत्रिका तंत्र जो है वो बहुत विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, यानी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और ये जो है अलग अलग प्रकार के जो उद्दीपन है उनको पहचान कर ग्रहण करती है और इनका संचरण करती है, यानी इनको डिटेक्ट करती है, रिसीव करती है और ट्रांसमिट करती है जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई हैं उनको। बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, तो उनका जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो बहुत सिंपल तरह का होता है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका जो नर्वस सिस्टम है और बाकी के सारे सिस्टम्स भी जो है वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। जो अकशेरुकी प्राणी है उनका तंत्रिकीय संगठन जो है बहुत ही सरल प्रकार का होता है, जैसे कि हाइड्रा है, तो यहाँ पे जो है तंत्रिकीय जाल के रूप में इनका जो है नर्वस सिस्टम होता है, यानी जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है इसमें होता है। अब जो इंसेक्ट्स हैं, कीट हैं, उनका तंत्रिका तंत्र जो है वो ज़्यादा अधिक व्यवस्थित होता है इनसे। यहाँ पे इनके पास क्या है कि एक ब्रेन है और उसमें बहुत सारे गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यूज़ होते हैं, यानी अनेक गुच्छिकाएं और तंत्रिकीय उत्तकों से बना होता है इनका मस्तिष्क। अब जो कशेरुकी होते हैं जैसे कि हम लोग हैं, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, ये अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र जो है इनमें पाया जाता है। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है, यानी मानव का तंत्रिकीय तंत्र जो है उसमें क्या है कि यहाँ पे इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, और दूसरा है परिधीय यानी पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। जो CNS है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसमें क्या होता है कि ब्रेन है और मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड है, और यहाँ पे ये क्या है, सूचनाओं का संसाधन और नियंत्रण होता है। और ये जो पार्ट है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है हमारा, परिधीय तंत्र में जो सारी तंत्रिकाएं हैं उनसे ये मिलके बना होता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि सारी नर्व्स जो है वो जुड़ी रहेंगी CNS से, तभी जो है ये कोऑर्डिनेशन का काम होगा। अब जो PNS वाली जो नर्व्स हैं उनको दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है संवेदी या फिर अभिवाही यानी एफरेंट फाइबर्स, और दूसरे है चालक प्रेरक या फिर अपवाही इफरेंट फाइबर्स। ये जो एफरेंट फाइबर है ये क्या करते हैं कि जो संवेदी या फिर अभिवाही तंत्रिकाएं जो है ये उत्तक या फिर अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक जो है वो लेके आती है स्टिमुलाई।
और जो चालक और या अभिवाही तंत्रिका नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से परिधि उत्तक अंगों तक जो है पहुंचाती है। यानी एफरेंट वाली क्या करेगी कि जो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स है वहाँ से जो इम्पल्स है उसको लेके जाएगी सीएनएस में। और ईफ्रेंट वाली है वो क्या करेगी कि सीएनएस से जो है इम्पल्सेस वगैरह लेके जाएगी जो पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन है वहाँ पे। अब पीएनएस को जो है हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम यानी काय की तंत्रिका तंत्र, और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ से इम्पल्स जो है वो सीएनएस से होते हुए सीएनएस से वो जाएगी और स्केलेटल मसल्स में जाएगी। यानी ये जो है उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों या चिकनी पेशियों तक पहुंचाता है। कौन सा? काई की जो तंत्रिका तंत्र है वो। और स्वायत्त वाला जो है वो पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है उसको हम दो में बांट सकते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। सो अब जो है कि जो विसरल नर्वस सिस्टम है, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो अंतरंग तंत्रिका तंत्र जो है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही पार्ट होता है, वो पीएनएस का ही पार्ट होता है। और ये जो है इसमें बहुत सारी नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लेक्सस, इन सब से जो है मिलके ही बना होता है। तो तंत्रिकाएं, तंत्रिका तंतु, गुच्छिकाएं और जालिका सम्मिलित होती हैं इसमें। सो इनके द्वारा क्या होता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आवेग अंतरंगों और तक और अंतरंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है संचारित होता है, यानी वाइस वर्सा जो है ये सिग्नल जो है ट्रांसफर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरल ऑर्गन्स और विसरल ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो ये हो गया विसरल नर्वस सिस्टम। सो हमने देखा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसे दो भागों में बांट सकते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। फिर सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और उसको पीएनएस को जो है दो टाइप की नर्व्स होती है उसमें, एफरेंट और ईफ्रेंट। और फिर पीएनएस को दो भागों में बांटा हमने, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। और ऑटोनॉमिक को फिर दो भागों में हम बांट सकते हैं, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब हम देखेंगे न्यूरॉन्स एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, यानी तंत्रिका कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ये। जैसे किडनी की नेफ्रॉन होती है, वैसे नर्वस सिस्टम जो है हमारा जो उसकी होती है न्यूरॉन्स। सो न्यूरॉन जो है एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसमें तीन इसके पार्ट होते हैं, कोशिकाकाय यानी सेल बॉडी, ध्रुमाक्ष यानी डेंड्राइट्स, और तंत्रिकाक्ष और एक्सॉन। सो ये क्या होता है कि जो सेल बॉडी है इसमें साइटोप्लाज्म होता है यानी कोशिका द्रव्य होता है, और प्रारूपिकी कोशिकांग और विशेष दानेदार अंगक नीजल ग्रेन्यूल्स भी जो है इनमें पाए जाते हैं। यानी टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स और जो ग्रेन्यूल्स है, नीजल ग्रेन्यूल्स भी किस में पाए जाएंगे? जो सेल बॉडी है उसमें। अब ये जो सेल बॉडी है इससे कुछ ब्रांचेस जो है वो निकल जाती हैं बाहर की तरफ, और उनको उनमें नीजल ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। सो नीजल ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं। ध्रुमाक्ष में जो है ये ध्रुमाक्ष कहलाते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ये फाइबर जो है वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं सेल बॉडी की तरफ, यानी इस तरह से ये निकल जाएंगे और ये जो है सेल बॉडी की तरफ जो है इम्पल्स को ट्रांसमिट करेंगे। सो कोशिका काय की ओर भेजते हैं। अब एक तंत्री कोशिका में एक तंत्रिकाक्ष निकलता है। सो और ये जो है डिस्टल एंड जो है इसका ब्रांच होता है एक्सॉन का। ये एक्सॉन जो है एक लंबा सा फाइबर होता है, यानी तंत्रिकाक्ष जो है एक लंबा सा फाइबर होता है, और ये जो है इसका जो निचला वाला भाग होता है उसमें बहुत सारी ये ब्रांचेस होती है जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम सिनेप्टिक नॉब या सिनेप्टिक पुट्टिकाएँ कहते हैं। सो इसमें जो है एक रसायन पाया जाता है जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और तंत्रिका काक्ष जो है ये तंत्रिकी आवेगों को कोशिका काय से दूर भेजते हैं। यानी जो एक्सॉन है वो उसको इम्पल्स को सेल से दूर भेजेंगे, जो सेल बॉडी उससे दूर भेजेंगे। सो अब एक्सॉन और डेंड्राइट के बेसिस पे जो न्यूरॉन्स हैं उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है बहुध्रुवीय, यानी इसमें एक तो तंत्रिकाक्ष होगा यानी एक एक्सॉन होगा, और दो या दो से ज़्यादा जो है इसमें डेंड्राइट्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीपोलर या बहुध्रुवीय।
और दूसरा होता है बाइपोलर, जिसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट हो जाएगा। सो जो मल्टीपोलर वाला था वो हमारे प्रमस्तिष्क बलकुट में पाया जाता है, यानी जो हमारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वहाँ पे पाया जाता है। और बाइपोलर द्विध्रुवीय जो है उसमें एक तंत्रिकाक्ष, एक एक्सॉन और एक जो है डेंड्राइट पाया जाएगा, और ये हमारे जो है रेटिना में पाया जाता है, जो आई की जो रेटिना है उसमें पाया जाता है। और एक होता है यूनिपोलर, जिसमें सिर्फ एक एक्सॉन होता है, और ये यूजुअली जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। अब तंत्रिकाक्ष जो है यहाँ पे दो प्रकार के हो सकते हैं, एक आच्छादित या आच्छाद विहीन। जो यानी कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। जो माइलिनेटेड होते हैं उनमें श्वान सेल या श्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि माइलिन शीट बनाती है। ये देखो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, और इनमें ये जो रेड वाले डॉट्स दिख रहे हैं ये नीजल ग्रेन्यूल्स हैं। ये नीजल ग्रेन्यूल्स है, ये जो है केंद्रक है, और ये जो है इसकी सेल की बॉडी है। फिर आगे जाके ये एक्सॉन बनाता है, और ये जो है इसकी श्वान कोशिकाएं हैं जो कि माइलिन शीट बना रही है, और ये तंत्रिकाक्ष और माइलिन का आवरण है यहाँ पर। और फिर ये दो जो एक्सॉन के भी ये जो माइलिन दो जो एडजेसेंट माइलिन शीट है इनके बीच का जो गैप होता है, यहाँ पे ये एक माइलिन शीट और एक ये वाली, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे हम रेनवियर नोड कहते हैं। और ये जाके आके जो है ये सिनेप्टिक पुट्टिकाएं बना देंगी, और तंत्रिकाक्ष सिरा जो है ये बल्ब के रूप में जो है एंड हो जाता है। ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया। अब स्वान सेल्स जो है वो क्या है कि इनमें माइलिन जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं ये एनक्लोज होते हैं बाय स्वान सेल्स, उनमें माइलिन शीथ नहीं होती है उन एक्सॉन्स में जो अनमाइलिनेटेड होते हैं। ये कॉमनली जो ऑटोनोमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में पाए जाते हैं, अनमाइलिनेटेड वाले। स्वायत्त और कायी की तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं आच्छादहीन तंत्रिका वाले, और आच्छादित जो है वो तंतुमेरु और कपाल तंत्रिकाओं में पाया जाता है, यानी स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में जो है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पाए जाएंगे। अब है तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति और संचरण, यानी जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। हमने देखा कि न्यूरॉन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा था। अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि न्यूरॉन जो है वो ट्रांसमिट कैसे करते हैं ये जो नर्व इम्पल्स है। न्यूरॉन जो है वो एक्साइटेबल सेल्स है, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन जो है यानी उद्दीपनशील कोशिकाएं, इनकी जो झिल्ली है वो ध्रुवीय अवस्था में रहती है, पोलराइज रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप के आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं जो न्यूरल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आयन पथ जो है पाए जाते हैं इस तंत्रिका झिल्ली पर। ये जो चैनल है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, चयनात्मक परागम्य होते हैं उसके लिए, आयंस के लिए। जब एक न्यूरॉन जो है कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा हो, यानी रेस्टिंग स्टेज में हो, आवेगों का संरक्षण नहीं कर रहा हो, तब क्या होता है वहाँ पे, तब जो है सोडियम आयन की तुलना में पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो अधिक परागम्य होते हैं। यानी रेस्टिंग स्टेज में जो है सोडियम आयन्स तो जो है कम परमिएबल होते हैं, और पोटेशियम आयन जो है वो ज़्यादा परमिएबल होते हैं वहाँ पे। और इसी प्रकार जब झिल्ली जो है वो तंत्रिकाक्ष द्रव्य में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटोकॉल में भी जो है अपरागम्य होती है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पे जो एक्सोप्लाज्म है एक्सॉन में, उसमें हाई कंसंट्रेशन हो जाती है पोटेशियम आयन की, और वो नेगेटिवली जो है ऋणात्मक आवेशित उच्च प्रोटीन की उच्च सांद्रता हो जाती है वहाँ पे। तो जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, और यहाँ पे फिर जो सोडियम आयन है उनकी निम्न सांद्रता हो जाती है, तो यहाँ पे एक जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, क्योंकि लो कंसंट्रेशन है यहाँ पे सोडियम आयन्स का, और हायर कंसंट्रेशन है किसका, पोटेशियम आयन का और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स का। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया है, और बाहर की तरफ जो है क्या होता है एक्सॉन में, जो पोटेशियम आयन है उसकी कंसंट्रेशन कम रहती है, उसकी सांद्रता जो है वो कम पाई जाती है, और जो सोडियम आयन है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है। तो ये जो डिफरेंस है, तो इससे क्या हो जाता है कि सांद्रता
प्रवणता बन जाती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो बन जाता है। सो अब क्या है कि ये आयनिक ग्रेडियंट जो है वो जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन होता है, जब मेम्ब्रेन जो है रेस्टिंग अवस्था में है, तो ये मेंटेन किया जाता है जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसके द्वारा। सो इसको इससे नियमित किया जाता है। तो यहाँ पे पंप में जो है 3 सोडियम आयन बाहर की ओर भेजे जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन जो है वो अंदर की तरफ भेजे जाते हैं सेल में। सो इसकी वजह से क्या होता है कि एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है बाहर से। सो बाहरी सतह जो है वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, बाहरी सतह धनावेशित हो जाती है और आंतरिक सतह जो है वो ऋणावेशित हो जाती है, यानी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। सो यही जो है इसी वजह से वो पोलराइज हो जाती है, ध्रुवित हो जाती है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आ जाता है रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और इसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। सो ये विराम कला विभव होता है। सो अब क्या है कि ये देख लिया हमने कि जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो अब जो इम्पल्स है वो किस तरह से जो है जनरेट हुआ है और किस तरह से उसका कंडक्शन हुआ। तो अब हम अगर किसी एक स्थान पर जो है ध्रुवीय झिल्ली पर आवेग होता है, तब ए स्थान की ओर की जो झिल्ली है वहाँ पे पोटेशियम के लिए ये मुक्त परागम्य हो जाती है। सो जो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक जो है डायग्राम से समझा रखा है, देख लेते हैं। सो ये एक ए साइट है और यहाँ पे जो ये पोटेशियम आयन के लिए जो है परागम्य होगी, तो इसमें सोडियम आयन्स के लिए जो है ये परागम्य होगी, तो सोडियम आयन जो है क्या होंगे, इसमें आराम से जो है फ्रीली अंदर चले जाएंगे। सो यहाँ पे रैपिड जो है इन्फ्लक्स हो जाएगा, यानी ये अंदर की ओर मूव करेंगे सोडियम आयन्स, और उसके बाद जो है जो पोलैरिटी है इस साइड पे वो रिवर्स हो जाएगी, यानी आउटर जो है ये तो क्योंकि पॉजिटिव अंदर आ गया तो ये बाहर वाला जो है नेगेटिव हो जाएगा और अंदर वाली जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी। पहले अंदर वाली नेगेटिव थी और बाहर वाली पॉजिटिव थी, लेकिन सोडियम आयंस के इनफ्लक्स से अंदर आने से यहाँ पे जो चार्ज है वो चेंज हो गया है। सो अब क्या होगा, ये वाला जो है यहाँ पे आगे ट्रांसफ़र होता जाएगा। सो जब ये आगे जाएगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक साइड पे जो होता है, इसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं या फिर इसे नर्व इम्पल्स हम कह सकते हैं। सो अब इमीडिएटली जो है ये बी साइड पे चला जाएगा, यहाँ बी साइड पे, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन आ जाएगी कि चार्ज जो है वो रिवर्स हो गया है यहाँ पे। सो बी झिल्ली में बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश और आंतरिक सतह पर जो है वो ऋणात्मक आवेश लेता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ए स्थल से बी स्थल की और झिल्ली में जो है आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संचरण होता है, और ए पर जो है आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है, और तंत्रिकाक्ष की लंबाई में जो है ये वापस जो है रिपीटेडली चलता रहता है जब तक कि ये बहुत ज़्यादा जो है एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के फ्रैक्शंस में होता है। अगर इस तरह से हम मतलब धीरे धीरे अगर होगा तो बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो सकता है। सो ये बहुत जल्दी जो है इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होती है यहाँ पे। सो इम्पल्स जो जनरेट होती है एक साइड पे, यानी ए पे जो है जनरेट हुई है, तो वो फटाफट जो है वो बी साइड पे चली जाएगी और ये रिपीट होती रहती है पूरी एक्सॉन के लेंथ में जब तक कि ये इम्पल्स जो है पूरी अच्छे से कंडक्ट नहीं हो जाए। सो ये जो राइज है इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमेबिलिटी सोडियम आयंस का, जो ये एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड होती है। सो वापस जो है ये पोटेशियम आयन के लिए परमेबल हो जाती है और सोडियम आयन जो वापस बाहर आ जाते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है, फिर वापस जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो मेंटेन कर लिया जाता है मेम्ब्रेन के द्वारा, और जो साइट ऑफ एक्साइटेशन है वहाँ से, और जो फाइबर जो है वो वापस एक बार तैयार हो जाता है कि अगला जो रिस्पॉन्स है, अगली जो स्टिमुलस है उसके लिए ये तैयार हो जाता है। अब आवेगों का संचरण जो है वो किस तरह से होता है, ट्रांसमिशन कैसे है इम्पल्सेस का, इम्पल्स तो जनरेट हो गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे तंत्रिका आवेगों का जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण जो है वो सिनेप्सिस के मदद से होता है। तो सिनेप्सिस क्या है, इनके बीच का जो है वो एक जंक्शन होता है, उसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। ये बनता है जो मेम्ब्रेन है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में जो है, इसकी वजह से ये बनता है। सो सिनेप्सिस का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन और पश्चिम सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो सिनेप्टिक दरार
तरह विभक्त भी जो है इसे किया जा सकता है, इसे सेपरेट किया जा सकता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के द्वारा। तो यहाँ पे दो टाइप के सिनेप्सिस होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस और एक केमिकल सिनेप्सिस, यानी विद्युत सिनेप्स और रासायनिक सिनेप्स। तो विद्युत वाले जो है वो बहुत कम बनते हैं हमारी बॉडी में, और केमिकल वाले जो है वो होते हैं ज़्यादा। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो केमिकल वाले ज़्यादा होते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अक्रॉस दीज सिनेप्सिस। सो ये एक दूसरे की ये जो है समीप होती हैं जो विद्युत सिनेप्सिस में है। सो पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन झिल्लियाँ जो है एक दूसरे के बहुत नज़दीक होती हैं, और यहाँ से जो है विद्युत धारा का प्रवाह जो है सिनेप्सिस में होता है। अब विद्युतीय सिनेप्सिस से आवेग का संचरण एक तंत्रिकाक्ष से आवेग के संचरण के समान ही होता है यहाँ पे, और ये जो है फास्टर होता है देन द केमिकल सिनेप्सिस से जो है ये इम्पल्स ट्रांसमिशन जो है इलेक्ट्रिकल वाला ये बहुत ज़्यादा जो है फास्ट होता है केमिकल वाले से, लेकिन ये बहुत ही रेयर है हमारी सिस्टम में, यानी बहुत कम होते हैं। अब रासायनिक सिनेप्सिस में क्या होता है, पूर्व और पश्च सिनेप्टिक की झिल्लियाँ जो है वो उसमें द्रव्य भरे होते हैं, अवकाश द्वारा ये पृथक होती है, यानी द्रव्य भरे अवकाश से ये जो है पृथक होती है। जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है फ्लूइड फिल्ड होते हैं ये स्पेसेस से। तो इनमें क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं केमिकल जो है, जो जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, वो इनमें भरे हुए रहते हैं, और ये ही जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है यही जो है इम्पल्स है उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर कहलाने वाले रसायन सम्मिलित होते हैं, और ये तंत्रिकाक्ष के छोर पर स्थित जो है आश्रय पुट्टिका है तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होती है। अब आवेग जो है तंत्रिकाक्ष के एक छोर तक पहुंचा है, यानी एक्सॉन जो है टर्मिनल जो वेसाइकल्स है उनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। जब इम्पल्स जो है एक्सॉन टर्मिनल पे आता है तो यहाँ पे ये स्टिमुलेट करता है जो सिनेप्टिक वेसाइकल्स हैं उनकी मूवमेंट को टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन, जहाँ पे ये फ्यूज़ हो जाते हैं प्लाज्मा के साथ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ, और वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसको मुक्त कर देते हैं। सो यहाँ पे दरार में जो है इसे मुक्त कर देते हैं, और ये मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों से, यानी रिसेप्टर जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं उनसे ये बाइंड हो जाते हैं, जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और ये बाइंडिंग जो है वो आयन चैनल्स को ओपन करती है, और उनकी एंट्री जो है आयन्स की उनको ये अलाउ करती है। फिर यहाँ से न्यू पोटेंशियल जनरेट होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, और इस तरह से जो ये जो न्यू पोटेंशियल है ये या तो उत्तेजक या अवरोधक जो है वो दोनों का काम कर सकता है। सो यहाँ पे एक तंत्रिकाक्ष है, और ये जो है सिनेप्टिक आशय है, और तंत्रिका यहाँ पे ये केमिकल भरा हुआ है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये यहाँ जो है रिलीज़ हो जाएगा जो सिनेप्टिक दरार है वहाँ पे, और ये पश्च सिनेप्टिक झिल्ली और ये ग्राही जो रिसेप्टर यहाँ पे लगे इनको ये ले लेंगे, और वो आयन्स के थ्रू जो है आयन चैनल जो है यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से जो इम्पल्स है वो ट्रांसफ़र होता है, एक इलेक्ट्रिकल और एक जो है केमिकल के थ्रू। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो बहुत रेयर होते हैं, लेकिन वो फास्टर होते हैं देन केमिकल इम्पल्सेस। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का चैप्टर पूरा करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।